नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ राजस्थान जेट क्लासेस सोडाला जयपुर। आप सभी का राजस्थान जेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल RJC ऑनलाइन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, कृषि विद्यार्थी, उनके लिए निकट भविष्य में जो एग्ज़ाम होने जा रही जेट की, उनके लिए एक अच्छा खासा प्रयास किया है। उस प्रयास में हमने ये कोशिश की है कि अभी कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह चल नहीं रही, तो ऐसे स्टूडेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस में क्या किया, सबसे पहले जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर्स, उनका सॉल्यूशन दिया है। उनके सॉल्यूशन को देखकर आप इतने अच्छे से तैयार हो सकते हैं कि अपनी जो आगामी एग्ज़ाम उसके तो काफ़ी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ केमिस्ट्री में 2015 का पेपर, जो कि पूरे जेट के एग्ज़ाम के इतिहास में सबसे टफ पेपर माना जाता है 2015 का। आज हम आपको उसके सामने सॉल्व करेंगे। और बच्चे के खुद भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो रखता है, वो खुद बच्चे कहते हैं सब केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री आ गई और केमिस्ट्री में हमारे क्वेश्चन सही हो गए तो सर मज़े आ गए, धन्य हो गया, हमारा सिलेक्शन तो पक्का है। तो ये सिलेक्शन पक्का ही होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे वीडियोज़ को डेली लगातार पूरा देखना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन, आपका एक भी कोई भी छोटा सा टॉपिक छूट नहीं जाए। तो चलो, आपका समय नहीं खराब करता और अपने 2015 के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था 2015 में। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु आयन प्रति चुंबकीय है। बेटा, जो मेन वर्ड अपना रहा है वो है प्रति चुंबकीय। अब हमको ये पता होना चाहिए प्रति चुंबकीय होते कौन से हैं, प्रति चुंबकीय जो चुंबक जैसे नहीं हो। तो प्रति चुंबकीय के लिए देखो, अगर कोई भी कक्षा आपको दी जा रही है, ये जैसे 3 कक्षाएं हैं, 3 कक्षक हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ऐसे सब कुछ जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मैंने भरे 3, ये तीनों के तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, अकेले, जोड़े नहीं है। अगर यहां भर दूं एक इलेक्ट्रॉन उल्टा तो ये क्या हो गया, युग्मित, ये हो गया युग्मित। अभी एक अयुग्मित है, यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है तो यौगिक क्या हो जाता है बेटा, प्रतिचुंबकीय। एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। और यदि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएं, पेयर बन जाएं, जैसे ये पेयर, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम, कौन से यौगिक हैं ये बेटा, अनुचुंबकीय। और ये कौन से हो गए, प्रतिचुंबकीय। ये तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको कि कौन तो प्रतिचुंबकीय होता है, कौन अनुचुंबकीय होता है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े बने हुए हैं तो प्रतिचुंबकीय है, और एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, जोड़ा नहीं है तो अनुचुंबकीय। 2 हो तो भी अनुचुंबकीय, 3 हो तो भी अनुचुंबकीय, लेकिन कम से कम एक तो अकेला होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिचुंबकीय कौन सा है। तो हमको 4 दिए हुए, चारों में से देखना किस में अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले दिख रहा है आपको कोबाल्ट। ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई होगी। पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा, कोबाल्ट। कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d74s2। विन्यास अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो हम जो अपना लेसन जब स्टार्ट करेंगे तब आपको विन्यास भी समझाएंगे। अभी तो फिलहाल आप ध्यान रखें, बाह्यतम कोश का विन्यास है ये D7। तो D में कक्षक होते हैं बेटा 5, 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन है 7, छठा और 7वां ये युग्मित कर दिए। ये एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 लिखे हैं, 2 भर दिए, 7 लगे और 7 भर दिए। अब कोबाल्ट पे लगा हुआ यहां पर +2। प्लस का मतलब होता है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन हटाना है, जितने प्लस उतने हटा दो। तो कितने प्लस लगे हुए हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप हटाएंगे जो बाहर की तरफ से हटते, इधर से बाह्यतम कोश से। बाह्यतम कोश तीसरा, चौथा, कौन सा है बाह्यतम कोश, चौथा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिए। हटाते हमारे पास कंडीशन आई है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, अकेले कितने हैं, 3, 1 2 3। मैंने कहा था यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अनुचुंबकीय। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसलिए ये क्या हो गया, अनुचुंबकीय। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
प्रति चुंबकीय कौन सा है, तो ये तो अनुचुंबकीय है, तो ये तो आंसर हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, Ni+2। निकिल का विन्यास होता है बेटा 3D8 4s2। D8 पहले थे 7, अब है 8। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, छठा, सातवां और ये आठवां। एस में वही 2 इलेक्ट्रॉन भर दें, लेकिन इस पर भी +2 लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हटाएं, ये हटा। अब देखो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल दिख रहे होंगे साफ साफ, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है इसके अंदर। और मैंने कहा था यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो तो क्या होगा बेटा, अनुचुंबकीय। तो निकिल +2 भी हो गया अनुचुंबकीय। तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, क्योंकि हमें तो प्रतिचुंबकीय बताना है। आगे चलते हैं, तीसरा ऑप्शन है अपने पास कॉपर, जो कि आता है 29 नंबर पर। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D9 4s2। वही डी कक्षा बनाए 5, 1 2 3 4 5, 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एस में वही इलेक्ट्रॉन 2। इस पर भी +2 चार्ज लगा हुआ है, ये +2 लगा दिए। 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाओ इसके आयतन कोश से, हटा दिए। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं युग्मित आपको, 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिख रहा है आपको, यानी ये भी क्या हो गया, अनुचुंबकीय। मैंने कहा था कि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो तो क्या हो जाएगा बेटा, अनुचुंबकीय। तो हमारा ये आंसर भी क्या हो गया, गलत। अब वैसे तो आंसर आपको पता चल ही गया होगा, जब 3 गलत है तो चौथा तो सही होगा ही होगा। फिर भी हम चेक करते हैं इसको, चौथा सही है क्या, जो मैं जो बात कह रहा हूं वो ठीक है या नहीं। चौथा ऑप्शन है जिंक। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s2। डी कक्षक 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एस में कितने हैं, 2। यहां पर भी जिंक पर +2 चार्ज लगा हुआ है, +2 चार्ज लगाया, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाओ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या है, युग्मित, सब जोड़े बने हुए, ये भी जोड़ा बना हुआ है, ये भी ये भी ये भी ये भी। एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है क्या, नहीं है। जब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो यौगिक या आयन कैसा हो जाता है, प्रतिचुंबकीय। और हमारा क्वेश्चन यही था कि इन चारों में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है, तो हमारा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। जिंक +2 इन चारों में से क्या है बेटा, प्रतिचुंबकीय है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था 2015 में, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा जिंक +2, जिसका मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है क्यों है ये प्रतिचुंबकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिलर सूचकांक 2A 3B और C के लिए। मिलर सूचकांक क्या होता है, ये ठोस अवस्था जो लेसन है सॉलिड स्टेट उससे लिया गया है। किसी भी क्रिस्टल के तल का और उसके अभिविन्यास को ज्ञात करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मिलर सूचकांक। अभी इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, ज्यादा डिटेल के लिए अपन लेसन स्टार्ट करेंगे, उस लेसन में हम देखेंगे डिटेल्स। अभी तो हमारे आंसर पे देखना है आंसर कौन सा सही होगा। तो देखिए आपको दिया हुआ है A, एक दिया हुआ है B और एक दिया हुआ है C। A के आगे जो कांस्टेंट जो नंबर दिया हुआ है 2, B के आगे दिया हुआ है वो 3, C के आगे कुछ दिया नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1। ऐसे लिखकर इनका व्युत्क्रम यानी इनका उल्टा लिख लेंगे। तो 2 का उल्टा होता है 1/2, 3 का उल्टा होता है 1/3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो लिख सकते हैं नीचे 1/1। ये लिखकर हम इनका ले लेंगे लघुत्तम, एलसीएम जो लेना आप जानते ही होंगे, 6 इनका लघुत्तम आएगा। फिर यहां पर जो पूर्णांक आएंगे वही हमारा आंसर होता है, उसको होते हैं मिलर सूचकांक। तो 2 का भाग 6 में दिया गया 3, उस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहां आ जाएगा 3, ये इसका पूर्णांक हुआ। 3 का भाग 6 में दिया आया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आया 2। 1 का भाग 6 में दिया आया 6 और 6 को 1 छोड़ा के आया 6। ये देखिए 3 2 6 यही हमारे मिलर सूचकांक है, इनके मिरर इंडाइसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो 3 2 6 आंसर का है वो देखना आपको, तो आपको दिख रहा है आंसर नंबर सी 3 2 6, यही 2A 3B C के मिलर सूचकांक हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों को लगता है हम कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस जो बिल्कुल छोटी क्लासों में चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइडल कण का आकार, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, कोलाइडी साइज होती है एक, उस साइज का आकार इसमें क्या है चारों में से। तो देखो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ वाला क्वेश्चन है जो बिल्कुल सत्य है, भाई ये आकार इतना ही होगा, इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कुछ बातें इसके अंदर। आंसर इसका सही ये
अगर एंगस्ट्रॉन्ग में आंसर दिया हुआ है तो आंसर ये सही होगा, जो आंसर नंबर है आपका बी, 10 एंगस्ट्रॉन्ग टू 1000 एंगस्ट्रॉन्ग। एक एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बेटा 10 की घात -10 मीटर। तो कभी कभी हो सकता है ये एंगस्ट्रॉन्ग में नहीं दे, ऑप्शन मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, तो आपको कैसे कन्वर्ट कर लेना है, 10 एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात कुछ नहीं है तो लिख देंगे 1, तो प्लस का 1 माइनस का 10 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 की घात -9 मीटर। इस 1000 को भी चेंज करो, 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3, और एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर। -10 में से +3 गया तो आ गया -7। तो एक रेंज हमारे पास ये आ गई, क्या रेंज आई, 10 की घात -9 मीटर से 10 की घात -7 मीटर। अगर मीटर में पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता बेटा, ये कि कोलाइडल कणों का आकार 10 की घात -9 मीटर से 10 की घात -7 मीटर तक होता है। सेंटीमीटर की बात करें तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -7 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 10 की घात -5 सेंटीमीटर। तो 3 तरीके के आंसर हो गए। अगर आपसे एंगस्ट्रॉन्ग पूछे तो आंसर ये होगा, मीटर में आंसर पूछे कोलाइडी कणों का आकार ये होगा, और सेंटीमीटर पूछे तो कोलाइडी कणों का आकार ये होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा सही था वो ये था, 10 एंगस्ट्रॉन्ग टू 1000 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये 3 क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे पर चलते हैं। अब आया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। ब्रोंस्टेड अम्ल नहीं है तो पहले तो बच्चों ये समझ लो ब्रोंस्टेड अम्ल होते क्या हैं। ब्रोंस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोंस्टेड अम्ल कहते किसे मिलते ये जाने, जो H+ त्याग दे वो क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड अम्ल। जो H+ त्याग दे उन्हें कहते हैं ब्रोंस्टेड अम्ल। और ब्रोंस्टेड कौन नहीं है, जो H+ नहीं त्यागे। जो H+ नहीं त्यागेगा वो क्या होगा, ब्रोंस्टेड अम्ल होगा, अम्ल नहीं होगा। ब्रोंस्टेड अम्ल नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, नहीं पूछा, नहीं है तो होता कौन है, जो H+ त्याग दे, और नहीं होगा कौन, नहीं, जो H+ नहीं त्यागे। तो देखते हैं अपना पहला ऑप्शन है, ये H हटा सकते हैं क्या इसमें से हम, एक H हटा दिया मैंने मान लो H+, तो क्या बच गया, 4 की जगह रह गया 3 है तो प्लस भी हट गया। ये स्थायी यौगिक होता है तो ये H+ त्याग सकता है। H कौन त्यागेगा, त्यागने के बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़े, नहीं पड़ा फर्क, अमोनियम कन्वर्ट हो गया, स्थायी हो गया। ये देखें इसने भी अपना H+ हटा दिया तो एक H गया तो बचा CO3, 1+ जाते ही माइनस बढ़ जाएगा, -1 की जगह होगा -2। कार्बोनेट आयन ये भी स्थायी आयन है तो ये भी त्याग सकता है। इसे देखते हैं H+ और ये हो गया SO3 -2। सल्फाइड आयन ये भी स्टेबल है, ये H नहीं त्याग सकता क्योंकि ऑलरेडी ये H त्याग चुका, अब है नहीं इसके अंदर H। यहां होता CH3COOH, वो H इसने हटा दिया। अब ये H नहीं हटा सकता, ये तीनों H हटा सकते थे, ये H नहीं हटा सकता तो ये क्या हो गया, ब्रोंस्टेड अम्ल नहीं है। ये ब्रोंस्टेड अम्ल है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है, ब्रोंस्टेड अम्ल कौन सा नहीं है, यही नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया बेटा डी, ये ब्रोंस्टेड अम्ल नहीं है। CH3COO- ब्रोंस्टेड अम्ल नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वाह 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 वाह, उसी टॉपिक से रिलेटेड आ गया वापस, ब्रोंस्टेड से। दो क्वेश्चन एक ही टॉपिक से, मजा हो गया। क्या है, समयुग्मी, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, ये समयुग्मी होता है बेटा, समयुग्मी अम्ल है, समयुग्मी अम्ल है। इन चारों में से समयुग्मी अम्ल है, जो भी किसका, NH2- का। तो समयुग्मी अम्ल होता कौन है, जो H+ जोड़ ले, यानी किसी के ऊपर H+ जुड़ते ही जो बने वो क्या होता है, समयुग्मी अम्ल। जैसे मेरे ऊपर H+ आयन जुड़ गया और जुड़ते ही मैं क्या बन जाऊंगा, समयुग्मी अम्ल। तो इस पर H+ आयन जोड़ना है, बस आपको क्या करना है, NH2- क्या जोड़ना है, H+ जोड़ दो, फिर जो बनेगा वही इसका समयुग्मी अम्ल है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, NH2- पे क्या जोड़ना है हमें, H+ जोड़ा तो क्या हो गया बेटा, NH3 प्लस से माइनस कैंसिल, तो ये बना, ये है समयुग्मी अम्ल। किसी पर भी H+ आयन जोड़ते ही जो बनता है उसे क्या कहते हैं, समयुग्मी अम्ल। तो NH2 पर क्या जोड़े, H+ जोड़े तो क्या बनेगा, समयुग्मी अम्ल। कौन बनेगा, NH3। कहां है NH3, ये रहा A। तो हमारा करेक्ट आंसर था इसका NH3।
नेक्स्ट रिएक्शन आ गए भैया। रिएक्शन आते ही आधे से बच्चे तो हिल जाते हैं, सर ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे बिल्कुल भी हम, लेकिन बहुत ही सरल होता है। इस क्वेश्चन के लिए आपको रिएक्शन आनी चाहिए। रिएक्शन में देखो एक्स को पहचानना है, नहीं ये क्या है, तो ऑप्शन पे देखना ही नहीं है हमको, तो डायरेक्ट रिएक्शन करो, फिर देखें क्या बना, उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ये लिख देंगे HCHO, ये लिख देते हैं इसको, फॉर्मएल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करानी है इससे CH3MgI। CH3MgI कहते हैं ग्रिनियर अभिकर्मक, खूब नाम सुना होगा। रिएक्शन देखते हैं। C और O में जो डबल बॉन्ड है ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत C से ज्यादा किसकी होती है, O की, तो O पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज और C पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस बंध का विखंडन करेंगे तो मेटल धातु पर आता है प्लस और CH3 पे आएगा माइनस, प्लस पे माइनस को ऐड कर दो, इस H को रहने दो, इस C को रहने दो, H को रहने दो। C पर क्या चार्ज है, माइनस, सॉरी प्लस, प्लस पे माइनस कौन जुड़ जाएगा, CH3, ये CH3 इस पे ऐड हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ बच गया O, O पर माइनस है तो प्लस कौन जुड़ जाएगा, Mg, ये बन गया ये इंटरमीडिएट मध्यवर्ती उत्पाद। हर ग्रिनियर अभिकर्मक की रिएक्शन में मध्यवर्ती बनते क्या डाल देते हैं, जल। इसकी रिएक्शन करो वाटर की, यहां से टूटता है MgI पर आता है प्लस, इस OH पे आता है माइनस, तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये बाहर निकल गया, Mg पर I ऐड था ही और OH और ऐड हो गया। अब क्या बच गया आपके पास, CH3, CH2 ये रहा, CH2, C पर 2H, इस पर O पर ये H बचा हुआ प्लस, ये इस पे माइनस, ये ऐड हो जाएगा OH। तो ये हमारा X प्रोडक्ट बना, ये है फाइनली प्रोडक्ट। ये कहां है, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH D। इसके लिए हमें रिएक्शन आनी चाहिए थी, और रिएक्शन करने के बाद हम फाइनली X प्रोडक्ट पे पहुंच चुके, जो था CH3 CH2OH। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ D, CH3 CH2OH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है सर। समावयवता, समावयवी, C5H10 के कितने संरचनात्मक समावयव बनेंगे, जो भी ओपन चेन के, खुली श्रृंखला के। तो सबसे पहले एक वर्ड तो आ रहा है ये समावयवी। ये क्या होता है साहब, समावयवी? समावयवी का मतलब होता है आइसोमर्स का, मतलब जो देखने में एक जैसे हो परंतु गुणों में भिन्न हो। जैसे कई फिल्में देखे होंगे आपने, जो जुड़वा भाई आ जाते हैं, जैसे अभी देखोगे जुड़वा 2, वरुण धवन दो थे पर दोनों के गुण क्या थे, अलग, तो दोनों आपस में क्या है, समावयवी। ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है, जिनके फॉर्मूले तो एक जैसे हो पर जो गुणों में भिन्न हो। कौन से में, रासायनिक में भी और भौतिक में भी, वो क्या होते हैं, समावयवी। किसके समावयव बनाने हमको, C5H10। ये क्या है, 5 का दुगुना 10, जब भी कार्बन से दुगने हाइड्रोजन हो तो क्या कहते हैं उन्हें, एल्कीन। और एल्कीन आते ही हमें को पता चल गया कार्बन की चेन में एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा, तो एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है। इस एल्कीन के कितने आइसोमर बनेंगे, देखते हैं। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने यहां पर एक जगह, तो पहला तो बन गया स्ट्रक्चर ही है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, पेंट वनीन या 1 पेंटीन। यही स्ट्रक्चर में यो बनाऊं तो डबल बॉन्ड लगा दिया 2 नंबर पे, पेंट टूइन। अब बच्चे के सब यहां लगा दे तो ना, यहां नहीं, क्योंकि इधर से चलेंगे तो नंबरिंग इधर हो जाएगी, 1 2, ये सबको पता है, जिधर से डबल बॉन्ड पास में है नंबरिंग उधर से करते हैं। तो ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है। अब स्ट्रक्चर चेंज करो, यहां करो कार्बन, अब डबल बॉन्ड लगाओ यहां पर, पहले कार्बन पे आ गया, अब लगाओ यहां पर दूसरे कार्बन पर आ गया, बढ़ते जा रहे स्ट्रक्चर अभी तो, अब लगा दो यहां पर। अब बच्चे कहेंगे साहब यहां लगा दे तो, अरे यहां लगा दे तो यही बात हो गई ना वापस, 1 पेंटीन, यहां नहीं, अब कहीं नहीं लगा सकते हम डबल बॉन्ड। तो कितने स्ट्रक्चर बनाए मैंने बेटा, 5।
तो ऑप्शन भी दिख रहा है हमको, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है सी मैं ही आंसर हूं। तो 5 समावेश बना सकते हैं हम C5H10 की ओपन चेन की खुली श्रृंखला। बंद श्रृंखला क्या होती है? कार्बन ऐसे हो 5, ये 5 कार्बन, ये क्लोज चेन हो गई, इसको बोलते हैं बंद चेन। उसने खुली श्रृंखला कर दी, ये सब खुली श्रृंखला के हैं। तो C5H10 की खुली श्रृंखला के 5 समावेशी बन सकते हैं, तो हमारा आंसर हो गया 5। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके वापस पूछ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे आपको नंबर भी दिए हुए हैं, नंबर पर भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, IUPAC नाम 10वीं क्लास से पढ़ते रहे, लेकिन कभी कभी 12वीं तक पहुंचते पहुंचते भी समझ में नहीं आते। और ये नाम भी पूछा हो, माशाल्लाह इतना बढ़िया नाम पूछा है। क्या क्या है? डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों है इसके अंदर। और डबल बॉन्ड और हेलोजन के जो नाम होते हैं बड़े ऐसे होते हैं हिलाने वाले। इसमें नियम को फॉलो नहीं किया तो नाम गलत होता ही होता है। क्या है इसके अंदर? नंबरिंग करी मैंने, चैन बनाते हैं अपन, वापस देखो, इसकी चैन बनाते हैं, ये चैन बनाए। अब चैन बनाने के बाद सेकंड काम होता है नंबरिंग का। नंबरिंग बच्चे हमेशा यहां से करते हैं सीएल की तरफ से, सीएल की तरफ से भी होती है, लेकिन इसमें एक नई बात जुड़ी है। क्या? डबल बॉन्ड भी 1 नंबर पे आ रहा है और हेलोजन भी 1 नंबर पे आ रहा है। जब डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों सेम डिस्टेंस पे आए तो हमेशा प्रायोरिटी प्राथमिकता किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग होगी डबल बॉन्ड की तरफ से। हाँ, यदि सीएल पहले आ रहा होता और डबल बॉन्ड बाद में आ रहा होता तो सीएल की तरफ से हो जाती। यदि सीएल बाद में आता, डबल बॉन्ड पहले आ जाता तो डबल बॉन्ड की तरफ से होती। लेकिन जब दोनों ही बराबर दूरी पर आते हैं तो हमेशा नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से होती है। और यहां दिखाई दे रहा साफ साफ कि हम दोनों नंबर 1 पे आ रहे हैं, सीएल भी और डबल बॉन्ड भी। तो अब डबल बॉन्ड और सीएल में किसको दोगे प्राथमिकता? भैया तुम दो डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कर दो यहां से 1 2 3, ये 1 गलत है। अब 3 नंबर पे सीएल आ गया तो नाम क्या हो गया? 3 क्लोरो। 3 नंबर पे सीएल क्लोरो। 3 कार्बन है, प्रोपीन, डबल बॉन्ड है, इसलिए डबल बॉन्ड कहां है भैया? पहले नंबर पे तो आगे लगा देंगे 1, दूसरे पे होता तो लगा देते 2। अब ये तो हमारा आंसर हो। इनमें देखो क्या है आंसर? एलिल क्लोराइड कतई गलत है भैया। 1 क्लोरो प्रोपथीन, ना ना ना, 1 क्लोरो मैंने पहले बता दिया होएगा ही नहीं। 3 क्लोरो यहां तक सही है। प्रोपीन 1 ना, ये प्रोसीजर गलत है। नाम सही है लेकिन जो इसने नंबर लिखा है, नंबर हमेशा पहले आते हैं या नाम के बीच। प्रोप 1 ही नहीं, ये हो सकता था, तो ये भी गलत है। 3 क्लोरो 1 प्रोपीन मैच कर गया, यही आंसर है डी। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया 3 क्लोरो प्रोप 1 इन या 1 प्रोपीन। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो चुका होगा। 9 पर चलते हैं। रिएक्शन आ गए सब। ये एक ऐसी एक अलग टाइप की रिएक्शन है, बिल्कुल अल्टीमेट अपने में सिंगल रिएक्शन ऐसी है। प्रोपेन की HNO3 से क्रिया, इससे 4 प्रोडक्ट बनते हैं भैया। कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 4। क्या क्या है ये देखें। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH3। नाइट्रिक अम्ल को लिखते ही हूं HONO2 हो गया HNO3। यहां करा रहे रिएक्शन, मैंने यहां से H हटाया, यहां से CH3 CH2 यहां से हटाया मैंने OH। ये तो निकल गया रिएक्शन से बाहर, ये तो बाहर हो गया। क्या बचा मेन प्रोडक्ट? CH3NO2। एक तो ये बन सकता है, ये बनता है 25%। दूसरी रिएक्शन देख सकते हैं, ये भी बना लेता है। मैंने यहां से हटाया CH3, यहां से हटाया OH, ये हटा दिया। आप क्या एक एयर कार्बन ऐड कर लिया, CH3 CH2 NO2, ये बनता है 10%। और भी बन सकते हैं, यहां पे लिखा भैया HONO2, यहां से एक H हटाया, यहां से सिर्फ एक H, ये OH निकल गया, बच गया तुम्हारा CH3 CH2, यहां हो गया CH2 CH3 में से एक H गया तो NO2, ये बनता है 10%, सॉरी 25%।
ये भी बन गया। एक और बन सकता है CH3 CH2 CH3 HONO2। यहां से H हटाओ, यहां से हटा लिया, यहां से हटा दो H2 निकल गया। CH3 कहां से हटाया मैंने H, यहां से CH से, तो यहां पर ये बचा हुआ NO2 ऐड हो जाएगा और ये CH3, ये बनता है 40%। परसेंटेज का कोई ज्यादा रोल नहीं है। अब बन लेकिन ये सकते हैं, तो क्या क्या बन गया, CH3NO2 बनेगा, ये रहा बनेगा साहब। C2H5NO2 ये रहा, C2H5NO2 बनेगा। CH3 CH2 CH2NO2, CH3 CH2 CH2NO2 ये भी बनेगा, सही है। CH3 CHNO2 CH3 CHNO2 CH3 ये भी बनेगा, और सारे बन रहे हैं, यानी आंसर हमारा क्या, उपरोक्त सभी बनेंगे। यानी प्रोपेन की क्रिया HNO3 कराने पर नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोप्रोपेन और 2 नाइट्रोप्रोपेन चारों बनते हैं। ये थी ये रिएक्शन, हमेशा ध्यान रखिए। प्रोपेन और नाइट्रिक अम्ल, 2 वर्ड रट लें, प्रोपेन और नाइट्रिक अम्ल में 4 प्रोडक्ट बनते हैं, चारों प्रोडक्ट इसमें थे, इसलिए हमारा आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लगभग जेट के हर पेपर में मिल जाएगा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे छोड़ ही देते हैं, लेकिन अब नहीं छोड़ोगे इस क्वेश्चन को समझने के बाद। आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देगा इन चारों में से? तो सबसे पहले हम ध्यान रखें, आयोडोफॉर्म परीक्षण किसके लिए होता है? ऐसे कंपाउंड जिनमें CH3CO उपस्थित हो, इसकी उपस्थिति पता लगाने के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। जिनमें CH3CO होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब कौन कौन यौगिक है? दुनिया में 4 ही प्रकार के यौगिक हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। एक तो देता है भैया एथेनॉल, एक देता है एसिटल्डिहाइड, एक देता है मैथिल कीटोन, मैथिल कीटोन का मतलब क्या है? ऐसे कीटोन जिनमें किसी भी एक तरफ ये समूह CH3CO, दोनों तरफ CH2 हो जाएगा तो नहीं। और एक 2 डिग्री एल्कोहल, और 2 डिग्री एल्कोहल में भी क्या शर्त है? एक तरफ CH3 होना चाहिए, जैसे इसमें इस तरफ भी है इस तरफ भी है, ये दे सकता है। अगर दोनों तरफ CH3 होता, C2H5 होता तो ये टेस्ट नहीं देता। तो 4 ही दुनिया में यौगिक हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, 4, 2 तो प्रकार हैं और 2 यौगिक हैं। तो इनको चेक करते हैं अपन आगे। पहला ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, बनाओ साहब ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2 CH2OH। एल्कोहल कौन सा दे सकता है? एथेनॉल। ये दे सकता है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री भी नहीं है, एथेनॉल भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया गलत। ब्यूटेनॉन, 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में, ऑन यानी एल्डिहाइड, ओ सॉरी कीटोन, ये ब्यूटेनॉन। एक कंडीशन दिख रही है इसमें मेरे को, CH3CO दिख रहा है इसमें, और मैंने कहा था किसी भी कीटोन में CH3CO हो तो दे सकता है, लग रहा है मुझे दे सकता है। फिर भी अपन आगे चलते हैं, देखते हैं। पेंटेनॉन, 5 कार्बन, ओहो, इस CO की तरफ भी CH3 CH2 है और इस CO की तरफ भी CH3 CH2 है, तो देगा ही नहीं कभी भी। अब बच गया प्रोपेनेल, एल्डिहाइड वाला, CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनेल होता है। इसमें CO लिखोगे तो यहां पर आएगा CO, तो CO के साथ क्या दिख रहा है आपको? CH3 CH2, जबकि CO के साथ क्या होना चाहिए? ओनली CH3। तो ये भी टेस्ट नहीं देगा, तो मैंने पहले ही, मेरे को शक था, मेरे को डाउट था आंसर यही होगा, और मेरा शक सही निकला, आंसर यही आया, 2 ब्यूटेनॉल। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका। अब तो एथेनॉल अगर कहीं लिखा हो तो टिक मार दे, बेधड़क। एसिटल्डिहाइड लिखा हुआ है, टिक मारो। ये दोनों नहीं है तो फिर देखो, ऐसा कीटोन हो जिसमें एक तरफ CH3CO हो, या ऐसा एल्कोहल हो जिसमें 2 डिग्री, जिसमें दोनों में किसी एक तरफ CH3 हो। तो ये ट्रिक भी हो गई, बस इनके अलावा कुछ नहीं देना। उस ट्रिक से हमने इसको फॉलो भी किया तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नाइट्रोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपचयन करने पर क्या क्रिया होगी? अपचयन, नाइट्रोबेंजीन होती है भैया ये, अपचयन इसका 4H से भी होता है,
और अपचयन इसका 6H से भी होता है। दोनों से अपचयन करेंगे, कौन सा सही है वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन देख के दिए जाते हैं। 4H में से 2H को हटाओ, A को ले लेंगे, H2 निकल जाएगा, क्या बच रहा है आप यहां पर बच गया N, 2H बची है, एक ये रही, एक ये रही, एक वो है ये रही, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। यहां पर 2H लो, 4H, सॉरी 4 में से 2, 6 में से 4, 2O आ गई। अब यहां क्या बच गया, ओनली N, और H कितने थे, 6 में से 4 के 2 बच गए, ये लो, ये तो हो गया एनिलीन। तो हमारा कहीं पर ऐसा आंसर है नहीं, एनिलीन फिनोल 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 है, तो ये तो रिएक्शन हो गई हमारे लिए गलत, अभी के लिए गलत नहीं, इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं, यहां हमको OH दिख रहा है, यानी फिनोल होने के चांसेस हैं। इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास में OH हटता है और कहां था, पैरा पोजीशन पर, और यहां से जो H हटता है वो यहां पर ऐड हो जाता है, तो बन गया पैरा एमिनो फिनोल। दिख रहा है आपको कहीं आंसर, ये पैरा एमिनो फिनोल, ये दिख रहा फर्स्ट, तो फर्स्ट आंसर तो सही है, पैरा एमिनो फिनोल। तो रिएक्शन 2 होती है अपचयन 4H से भी, 6 से भी। यहां पर हमारे जो यूजफुल रिएक्शन थी वो ये थी 4H से, क्योंकि हमारे ऑप्शन ऐसा कह रहे थे कि फिनोल बनानी है, इससे एनिलीन बनती है, तो फिनोल बनाने के लिए रिएक्शन हो गया हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाह, परोक्साइड प्रभाव। परोक्साइड प्रभाव का मतलब एंटी मार्कोनिकोफ नियम। खूब पढ़ा है, खूब सुना है, जिस बच्चे ने ध्यान से सुना उसे पता होगा, जो ध्यान से नहीं सुनता उसे कुछ पता नहीं होगा। तो एंटी मार्कोनिकोफ नियम कौन देता है, सबको पता है, एंटी मार्कोनिकोफ नियम देता है HBr। एंटी मार्कोनिकोफ नियम ओनली HBr पे ही लगता है पेरोक्साइड के साथ, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगाओ चिन्ह HBr पर। पेरोक्साइड प्रभाव कौन देगा, एंटी मार्कोनिकोफ नियम कौन दर्शाएगा, HBr। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया का नाम क्या है। देखो भाई, इस अभिक्रिया में मुझे AlCl3 CH3Cl दिख रहे हैं 2, तो कोई सी भी रिएक्शन हो, यहां पर बेटा 5 आएगा 6 की जगह। किसी की भी रिएक्शन हो, बेंजीन की रिएक्शन हो, किसी या कुछ भी हो, यहां पर या तो CH3Cl या हो CH3COCl, या दोनों में इसको ऐसा एक। और यदि उत्प्रेरक AlCl3 है तो बिना सोचे समझे आंसर लिख देना, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इधर कुछ भी हो सकता है, इधर X है, इधर CH3COCl है, और यहां लिख दिया मैंने AlCl3। कभी कभी निर्जल भी लिखा हुआ हो सकता है, निर्जल। तो कौन सी अभिक्रिया बेटा, ये फ्रीडेल क्राफ्ट, ये ए आंसर। ये ट्रिक हो गई, CH3Cl या CH3COCl किसी के साथ भी हो और उत्प्रेरक AlCl3 हो तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट, बहुलक। एक क्वेश्चन पक्का आता है, बच्चों के लिए सबसे सरल लेसन भी है। तो क्या कह रहा है, फिनोल किसके साथ क्रिया करके बेकेलाइट बनाएगा। याद रखने वाली चीजें हैं, फिनोल की क्रिया फॉर्मएल्डिहाइड से कराएं तो क्या बनता है, बेकेलाइट। तो फिनोल की क्रिया फॉर्मएल्डिहाइड से कराने से बेकेलाइट बनता है। तो फॉर्मएल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO और नाम हो गया फॉर्मएल्डिहाइड। तो हमको दिख रहा है यहां पर HCHO, ये रहा, तो हमारा आंसर हो गया HCHO। डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन हो गए 14। 15 क्वेश्चन में चलते हैं अब। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। टमाटर तो हरा भी होता है, हरे से धीरे 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 पीला होता हुआ लाल होता है। तो जो पहले जो टमाटर हरे रंग का ग्रीन कलर होता है, इसके कारण क्लोरोफिल। और रेड कलर होता है किसके कारण बेटा, लाइकोपिन के कारण। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हरा या लाल, लाल। तो टमाटर का जो लाल रंग है होता है लाइकोपिन के कारण। तो लाइकोपिन उसमें पाया जाता है, इसलिए टमाटर लाल रंग दर्शाता है। और अगर क्वेश्चन पूछे टमाटर का हरा रंग किसके कारण होता है, तो लिख देंगे क्लोरोफिल के कारण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूमेरिकल। आधे बच्चे पेन छोड़ देंगे अब,
भैया गुरुजी न्यूमेरिकल नहीं आते, थ्योरी वाले क्वेश्चन समझाओ। लेकिन न्यूमेरिकल केमिस्ट्री बहुत इजी होते हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या, बोर त्रिज्या। तो बोर की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। त्रिज्या का फॉर्मूला है n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। पिकोमीटर भी में लिख सकते थे, लेकिन हमारे अभी सारे आंसर किस में है, एंगस्ट्रॉन्ग में। तो फॉर्मूला एंगस्ट्रॉन्ग के लिए हो गया ये। अब यहां पर n का मतलब होता है कक्षा और z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। आओ साहब, n यानी कक्षा, कौन सी कक्षा, दूसरी कक्षा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अभी कौन सी है, द्वितीय। द्वितीय का मतलब 2 और n का मतलब 2, 2 पे स्क्वायर है तो क्या हो गया 4। z यानी परमाणु क्रमांक किसका, कौन सा तत्व पूछ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना होता है परमाणु क्रमांक 1 लिख दें। और आगे का फॉर्मूला जो कि त्यों लिखना ही है, 1 का कोई रोल है नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 1 2, ये लो साहब, ये गुणा करने पर आया। और ये आंसर आपको कहां दिखाई दे रहा है, ना ना ना, ये रहा, ये दिख गया, ये राशि, यही आंसर हमारा सही है। बिल्कुल छोटा सा गुणा किया जो दूसरी तीसरी क्लास में करते हैं, वही होता है केमिस्ट्री में। लेकिन फिर भी बच्चे घबराते हैं। अब नहीं घबराओगे, वीडियो देखते रहो लगातार रोजाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वांटम संख्या। ये भी बच्चों को अच्छी तरह आना, जहां बैठते हैं गुरुजी क्वांटम संख्या पढ़ा तो एक क्वेश्चन पक्का आता है, एक क्वेश्चन पक्का आता है तो भी पढ़ा रहे हैं। बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या क्या क्या होगी। 4 क्वांटम संख्या सबको पता होती है, NLMS। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। बेरिलियम का विन्यास होता है 1s2 2s2। s एक कक्षक होता है, s में एक कक्षक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2, इसमें भी 2 भरने हैं, 3 4। ये हमारा 4th इलेक्ट्रॉन है, इट इज 4th इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बतानी है। तो n का मान, ये इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, दूसरे में, तो n का मान तो हो गया 2। l का मान किस कक्षक, किस उपकोष में है, उपकोष ये होता है s, ये कोष, ये उपकोष। तो s के लिए l का मान होता है 0। m का मान निकाला जाता है l से, यदि l का मान 0 होता है तो m का मान भी क्या होगा 0। s चक्रण क्वांटम, s के मान 2 होते हैं, +½ और -½ प्लस का आधा माइनस का आधा। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चलता है यूं, जैसे ये इसके लिए होगा +½ जो इलेक्ट्रॉन नीचे चलता है उसके लिए होगा -½ तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊपर या नीचे, नीचे चल रहा है। तो नीचे चल रहा है तो -½ ये चारों मान आगे कहां दिखाई दे रहे हैं, ये रहे C 2 0 0 -1/2, ये आंसर हो गया हमारा C। तो बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ये होता है। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही, मुझे पूरा विश्वास है। आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयनिक विभव यानी आयनन ऊर्जा भी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल उच्चतम, हाईएस्ट किसकी, इन चारों में से। तो देखो आयनन ऊर्जा के लिए 2 फैक्टर काम करते हैं, 2 चीजें काम करती हैं, किसकी ज्यादा किसकी कम है। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधा भरा हो या पूरा भरा हो उसकी आयनन ऊर्जा हमेशा ज्यादा होती है। अच्छा मैं पहले बात काटता हूं, पहले तुमको आयनन ऊर्जा तो बताओ, आयनन ऊर्जा होती क्या, हो सकता है बच्चों को आती हो, लेकिन मेरा तो फर्ज तो मैं पूरा करूंगा ही। आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी भी परमाणु के बाहर की कक्षा से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। किसी भी परमाणु की बाहर की कक्षा से जो सबसे ढीला इलेक्ट्रॉन होता है, लूज, उसको वहां से हटाने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन हट जाए उसको आयनन ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, जिससे बहुत कठिनाई से इलेक्ट्रॉन हटे उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। जैसे किसी खेत में गाय घुसी हुई है, हम सोते ही एक पत्थर उठा के फेंक दें और बाहर निकल जाए तो हमारी ऊर्जा क्या होगी, कम खर्च, क्योंकि गाय आसानी से निकल गई।
लेकिन कभी कभी खेत में गाय इतनी तगड़ी होती है, डंडे लेते हैं, पत्थर लेते हैं, मारते हैं, भगाते हैं खेत से, तो भी नहीं जाती, तो हम ऊर्जा उसके अंदर ज्यादा खर्च करते हैं, तो हमारी आयन ऊर्जा ज्यादा होगी, क्योंकि वो गाय आसानी से नहीं निकल रही। तो आयन ऊर्जा का मतलब होता है हटाना, इलेक्ट्रॉन को हटाना। एक फैक्टर तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं सबके लास्ट का होता है, कार्बन के लास्ट में आता है P2 विन्यास करेंगे तो, फ्लोरीन के लास्ट में आता है P5, लिथियम के लास्ट में आता है S1, ऑक्सीजन के लास्ट में आता है P4। तो P में तो कहीं पे भी हाफ फिल और फुल फिल्ड का दिखाई नहीं दे रहा। तो दूसरा फैक्टर होता है ऐसे, आवर्त सारणी में इधर चलते हैं तब हमेशा साइज क्या होता है, आकार क्या होता है, छोटा होता जाता है, साइज छोटा। तो ये तत्व कहां कहां के हैं? एक तो है लिथियम, ये तो है पहले वर्ग से, एक है कार्बन, यह है 14वें वर्ग से, एक है ऑक्सीजन, यह है 16वें वर्ग का, और एक है फ्लोरीन, यह है 17वें वर्ग का। तो सबको पता है आवर्त सारणी में 1 से 18 वर्ग होते हैं, तो इधर सबसे कौन आ रहा है? फ्लोरीन, 17वें वर्ग का तत्व। इधर चलने पर आकार छोटा होता है, तो सब छोटा कौन हो गया? F। और सबसे छोटे से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए फ्लोरीन हमारा आंसर हो गया। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको चाहिए फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, क्योंकि इसका आकार छोटा है। अब छोटे में ही ज्यादा क्यों होती है, वो भी अपन बात कर सकते हैं साथ के साथ। एक परमाणु मैंने बनाया ये, एक परमाणु मैंने बनाया ये, इसका इलेक्ट्रॉन है यहां, इसका इलेक्ट्रॉन है यहां। तो देखो इस नाभिक का काम क्या होता है? न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण लगाता, पूरा ध्यान रखता है इलेक्ट्रॉन हिलडुल नहीं जाए। तो यहां पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत कम है, यहां पर नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, तो इस नाभिक का इस पर ध्यान क्या हो गया? कम। ये हिल भी सकता है, डुल भी सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हटने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, थोड़ी सी ताकत चाहिए, तो बाहर निकल सकता है। क्लासरूम में भी ऐसा होता है, टीचर होता है वो नाभिक होता है। पहली कक्षा के बच्चे इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा के बच्चों, पहली लाइन के बच्चों पर टीचर का इतना फोकस होता है, ना बेटा हिल सकता ना डुल सकता। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, लास्ट का जो बच्चा होता है उस बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता, कुछ भी कर सकता है। टीचर इधर पढ़ा रहा है, वो उधर कोई सी दूसरी बुक खोल कर भी पढ़ सकता है, यानी उस पर ध्यान कम है, क्योंकि मैं नाभिक और वो इलेक्ट्रॉन मेरे से काफी दूर हो गया, तो उस पर से मेरा ध्यान हट गया। तो ऐसे ही है, फ्लोरीन का साइज ये छोटा है, नाभिक का ध्यान बहुत ज्यादा है, और इधर चलते हैं तो आकार बढ़ता है, तो नाभिक का ध्यान इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया। तो इससे इलेक्ट्रॉन हटाने की ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये क्लियर हो गया होगा, फ्लोरीन की आयन ऊर्जा ज्यादा होती है इन चारों में से। क्यों होती है वो रीजन समझा दिया, आकार छोटा होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, O2 का बंधक्रम क्या होता है? बंधक्रम एक बहुत लेंथी टॉपिक है, इसको अपन टॉपिक में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो O2 का जो बंधक्रम है, O2 का बंधक्रम आंसर होता है 2। कैसे आता है ये? एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, NB माइनस Na/2, बंधी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन बटा 2। इसको डिटेल अपन बाद में करेंगे, क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर भी थोड़ा बता देता हूं। देखो O2 है तो OO, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, 2s2 2p4, s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं, P पढ़ा होगा कभी आपने, 2s2 है, एक 2s ये रहा, एक 2s ये रहा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये तो होते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणुविक कक्षक। यहां होते हैं आणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, नीचे वाले में निम्न ऊर्जा होती है, कम एनर्जी, इसलिए इसमें पहले बढ़ते हैं। एक इधर से आता है, फिर बचा हुआ एक इधर, एक इधर, ये फुलफिल्ड हो गया। नीचे वाली बॉन्डिंग यानी बंधी, और ये है प्रतिबंधी। P में सबको पता 3 होते हैं, 1 2 2 1, 3 इधर से 3 इधर से। कितने इलेक्ट्रॉन P में? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 इधर से 1 इधर से, 1 1 1 1, 3 इधर से आ चुके हैं और 3 इधर से आ गए हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये हमने इसका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। अब बंधी कक्षा कौन से? नीचे वाली। ये नीचे कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 2, ये 3 नीचे हैं और 3 ऊपर है। इसमें कितने? 2 4 6 8, एनबी की वैल्यू हो गई 8। Na एंटी बॉन्डिंग प्रतिबंधी ऊपर वाले 2,
और ऊपर वाले 3 ये 2 4, 8 - 4/2 4/2 2, ऐसे आए आंसर 2। फिर भी अभी ये टॉपिक में थोड़ा फास्ट लिया है, बॉन्ड ऑर्डर का मैं बिल्कुल पूरा टॉपिक लूंगा, बिल्कुल डिटेल से, स्लोली, धीरे धीरे पढ़ाएंगे इसको, स्लोली स्लोली, तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको। अभी हमारा आंसर होगा 2। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20, किसी अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़े जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम हो, कम हो, तो ये नियम क्या होता है? अच्छा, एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3 1 4, कम हाइड्रोजन की तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, इधर टोटल है 4, इधर है 2, इस पर आ गया नेगेटिव, इस पर आ गया पॉजिटिव। अब कह रहा है किसी अणु का ऋणात्मक भाग, एक अणु लेते हैं AB, आगे वाला भाग होता है पॉजिटिव, पीछे वाला भाग होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव कहां जुड़ेगा? सीधी सी बात है पॉजिटिव पर। पॉजिटिव कहां है? ये रहा। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? पॉजिटिव पर 1, नेगेटिव कितने? 2। ये क्या कर रहा है? उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम यानी कम हो। तो नेगेटिव भाग उस पे जुड़ा है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु क्या हो? कम हो, है ना, कम। तो ये नियम क्या है? ये कौन सा नियम लग रहा है? आपने पढ़ा हो काफी सारे बार। ये नियम है मार्कोनिकॉफ नियम। कौन सा नियम है? अभी थोड़ी देर पहले एंटी मार्कोनिकॉफ भी बताया था मैंने। ये मार्कोनिकॉफ नियम। तो कहां पर यह नियम आपका? ये मार्कोनिकॉफ नियम। तो ये हुआ तुम्हारा 20 क्वेश्चन का पूरा सेशन कंप्लीट हुआ। 40 क्वेश्चन थे पेपर में, 20 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल उनको एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। फिर भी कोई हो सकता है नहीं समझ में है, जरूर नहीं एक बार समझ में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमारे चैनल के कमेंट डाल सकते हैं। नंबर दिए हुए, फोन करके भी बिल्कुल पर्सनली पूछ सकते हैं, सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे होगा, तो आपको आसानी से इनके मैं वापस समझा दूंगा। लेकिन आपको लगातार वीडियो पे बने रहना है, हमेशा लगातार जो भी वीडियो मिले उनको देखना है, तभी आप अपने जो लक्ष्य है उसको हासिल कर पाओगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल होती है उस बेल का आइकन भी दबा देना, ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप तुरंत देखें। ऐसे वीडियो को देखने से, ये पुराने पेपर को सॉल्व करने से, जो लास्ट के पेपर हैं, कम से कम 50 से 70% 2020 के पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूं की यूं क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ये बिल्कुल देखना ना भूलें, किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करें। मैं संदीप कुमार आपसे आज्ञा लेता हूं और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट देता हूं। थैंक यू।